मैं सिर्फ एक ही आयाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या, आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल एक आयाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीवन के साथ सारी समस्या बस यही है कि मूल रूप से लोग जीवन के एक आयाम को भी ठीक से संभालना नहीं सीखते, लेकिन उन्हें हर चीज थोड़ी थोड़ी पता होती है। वो ग्रंथ पढ़ते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, और बेशक सोशल मीडिया, उन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खुद के एक सरल से आयाम को कैसे संभालें। अगर उन्हें पता होता कि अपने शरीर को कैसे संभालें, तो वो इसे एक तरह से मैनेज करते, वो आपका कर्म योग होता। अगर आपको पता हो कि चुनौती भरी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक और तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी भावना का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक और तरीका होगा। अगर आपको पता हो कि अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो एक बिल्कुल अलग आयाम होगा। वो कोई भी एक तरीका नहीं सीखते, उन्हें हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। आज खास तौर पर चुनौती भरे समय में मैं ये बात किसी अनादर के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये देखना मनोरंजक भी है और तकलीफ देह भी कि हर कोई अपने खुद के ध्यान का, अपने खुद के मेडिटेशन का प्रचार कर रहा है। पानी की आवाज को सुनिए और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। बहती हुई हवा को सुनिए और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये सब अब मेडिटेशन बन रहे हैं। मैं इसे इस तरह से बताता हूं, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई कर सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे करने की शक्ति हर किसी के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो ये है कि एक चीज होती है जिसे आपकी विचार प्रक्रिया कहते हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा जरूरत से ज्यादा सक्रिय और बेकाबू रहती है। यह आपके भीतर हो रही गतिविधि का वो आयाम है जो आपको समझ दे सकता है। समझ सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, क्योंकि समझ उस सीमित जानकारी से पैदा होती है जो हमारे पास है। इसी वजह से वायरस के बारे में हमारी समझ हर दिन बदल रही है, क्योंकि थोड़ी और जानकारी आती है, थोड़ी और जानकारी आती है, हर दिन हमारी समझ बदल जाती है। तो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का यही तरीका रहा है। जैसे जैसे और जानकारी आती है, हमारी समझ बदल जाती है। जैसे जैसे और जानकारी आती है, हमारी समझ बदल जाती है। 100 सालों से ऐसा हो रहा है। तो समझ एक सबसे बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन समझ, अगर आप किसी चीज को समझते हैं, भले ही वो एक सीमित संभावना हो, अगर आपकी समझ सीमित हो, फिर भी एक तरह से आपने कोई चीज सुलझा ली है। आपने उसके एक पहलू को सुलझा लिया है। आपने समझ लिया कि इस पेड़ को अच्छे से उगाने के लिए क्या क्या लगता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने इस पेड़ के बारे में सब कुछ समझ लिया है। इसका मतलब बस इतना है कि आपने ये समझ लिया है कि इस पेड़ को कैसे अच्छे से उगाना है। तो आप एक बहुत सफल नारियल की खेती करने वाले किसान हैं, और आपका जीवन आरामदायक बन जाता है, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि एक नारियल के पेड़ को अच्छे से बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शायद आप में से कई लोगों को कुछ भी न पता हो। आप हर समय नारियल के पेड़ के नीचे चल फिर रहे हैं, लेकिन शायद आपने कभी ऊपर नहीं देखा। नहीं, आपने नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया है। आपको करके देखना चाहिए। वहां आत्मज्ञान होने की कई सारी संभावनाएं हैं। यस। क्योंकि हर पेड़ में कम से कम 60 से 70 नारियल होते हैं। तो ठोस नारियल और ठोस दिमाग शायद आपस में मिल जाएं। लेकिन जो लोग वो काम करते हैं, शायद उनमें से भी कई लोगों को नहीं पता है। उदाहरण के लिए, हर कोई सोचता है कि केरल यानी नारियल, क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट ब्रोशर्स देखे हैं, नारियल के पेड़। लेकिन हाँ, वहां पेड़ हैं। वो उन्हें रेत में समुद्र के किनारे उगाते हैं,
और लोगों ने कई सारे नारियल के पेड़ लगाए हैं, लेकिन औसतन आज शायद ये संख्याएं थोड़ी बहुत बदल गई हों, मैं किसी और समय की बात कर रहा हूं। औसतन केरल में एक पेड़ एक साल में करीब 60 से 70 नारियल देता है। तमिलनाडु में एक पेड़ करीब 80 से 100 के बीच नारियल देता है। मुझे पता है कि तमिलनाडु में यह औसत संख्या अब बढ़ गई है। कर्नाटक में एक पेड़ 180 से 225 के बीच नारियल देता है, जो कि किसान पर निर्भर करता है। बंगाल में एक पेड़ 225 से 250 नारियल देता है। ये अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं, ये बस एक अलग समझ है। तो मैं कह रहा हूं कि इसी तरह अगर आप एक नट हैं, माफ कीजिए, अगर आप एक नारियल के पेड़ हैं, ये कितना उत्पादन करेगा, ये इसके काम करने के तरीके की थोड़ी बहुत समझ पर निर्भर करेगा। अगर आप इसे नहीं समझते, अगर आप इसे अपने अंदर सुलझान नहीं लेते कि ये चीज इसे कारगर बनाती है, फिर ये कम उत्पादन वाला पेड़ है। तो जब चुनौती भरी परिस्थितियां आएंगी, ये बुरी तरह अपर्याप्त महसूस करेगा। जब सब कुछ आरामदायक है, तब आप अकड़ कर चल सकते हैं, जंगल के राजा जैसी अकड़। लेकिन जब चुनौती भरे समय आते हैं, तो चीजें अपनी जगह पर आकर गिर जाती हैं। ऐसा हमेशा होता है कि कई देशों में पूरे इतिहास के दौरान ऐसा हुआ है। जब वाकई चुनौती भरी परिस्थितियां आती हैं, तो नेतृत्व बस यूं ही बदल जाता है, एक भी शब्द कहे बिना, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वहां नेता के रूप में मौजूद हैं, सामाजिक चुनाव की वजह से वो डूब जाएंगे। जो काबिल हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। जब चीजें आरामदायक होती हैं, तो लोग या समाज ऐसी चीजों को होने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि कई लोग सिर्फ हकदारी से नेता बन जाते हैं। लेकिन जब चुनौती भरे समय आते हैं, तो सिर्फ काबिलियत ही लोगों को ऊपर उठाएगी। जो लोग वहां हकदारी की वजह से हैं, वो स्वाभाविक रूप से डूब जाएंगे। तो वो क्या है जो आप अपने भीतर कर सकते हैं? एक चीज जो आपके भीतर होनी चाहिए, वो ये है कि आपको ऊर्जा से उफनता होना चाहिए। अगर आपके भीतर जीवन स्तर की ऊर्जाएं उफन रही हैं, तब अगर आपके पास कोई बौद्धिक समझ न भी हो, तो भी आपका सिस्टम और खुद आप भी अपने जागरूक कार्यों में भी आप सारी सही चीजें करेंगे, ये जाने बिना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपका मस्तिष्क या आपकी बुद्धि बुद्धिमान है, उसी तरह शरीर भी बुद्धिमान है। शरीर की हर कोशिका बुद्धिमान है। ऐसी ही आपकी ऊर्जा भी है, आपकी भावनाएं भी ऐसी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का अपना ही स्तर होता है, और ऊर्जा बुनियादी बुद्धिमत्ता है। ये हर चीज चला रही है। अगर आप इसे उत्साह और तीव्रता के खास स्तर पर रखते हैं, फिर आपके गलत चीजें करने की संभावना पैदा नहीं होती। जब मैं गलत चीजें कहता हूं, तो ये वायरस के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। मुझे यकीन है कि आपकी रुचि वायरस में नहीं है, या आप वायरस विज्ञान के छात्र नहीं हैं कि आप दुनिया में हर वायरस के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी रुचि सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसमें आपकी रुचि है। क्योंकि आपकी रुचि ये है कि आपके जीवन का बुनियादी पहलू जीवन ऊर्जाएं हैं। अगर आप इसे एक बड़े पैमाने पर बढ़ा देते हैं, फिर आप देखेंगे कि सिस्टम एक खास तरह से काम करेगा। इसके बारे में सोचे बिना ही आप अपने सिस्टम के साथ सही चीजें करेंगे। जब आप अपने सिस्टम के साथ सही चीजें करते हैं, तो आप आसपास के वातावरण के साथ भी सही चीजें करेंगे। लेकिन एक ऐसे समय में अगर आप सिर्फ डाटा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास डाटा सीमित है। ऐसा हुआ, एक समय पर शंकरन पिल्लाई एक सिंगल पेरेंट थे। उनका एक छोटा बच्चा था और पत्नी, और उन्हें बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उनके बच्चे का वजन घटता जा रहा था। फिर वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर से कहा
डॉक्टर, मेरे बच्चे का वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, दिन ब दिन उसका वजन घट रहा है, मैं पर्याप्त सूरज की रोशनी, हवा, पानी दे रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा, लेकिन आप उसे किस तरह का खाना देते हैं? हे भगवान, मुझे पता था कि मैं कोई चीज भूल रहा हूं। अभी हम बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो एक सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो है ऊर्जाओं को जीवंत रखना। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अपनी साधना में थोड़ा समय लगाया है, आपके लिए ये आसान होगा। लेकिन आप में से जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, जो केवल तब बेहतर बनना चाहते हैं जब आपके सामने मुश्किल हालात हों, आपके लिए भी एक रास्ता है। मुझे लगता है कि सिंह क्रिया एक ऐप के रूप में मौजूद है ना? कहाँ पर है? ये वीडियो पर है सद्गुरु। किस पर है? यूट्यूब पर। ठीक है, ये यूट्यूब पर है। इसे सिंह क्रिया कहते हैं। आप में से वो लोग जिनके पास करने के लिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं है, यानी कि कोई ऐसा योगाभ्यास नहीं है जो आपकी ऊर्जाओं से संबंधित हो, आप एक दिन में कम से कम 3 से 5 बार इसे करें। आप देखेंगे कि आपकी जीवन ऊर्जाएं बहुत जीवंत होंगी।